हेलो जय हिंद साथियों, आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है, 30वां प्रैक्टिस सेट है मैथ का और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास जो है 126 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 126 सेंटीमीटर है कि इस तरह से एक पहिया है भई। एक पहिया है, इसका व्यास जो है ये यहाँ पर ये व्यास होता है 126 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या इसकी आधी होती है, यानी कि 63 हो जाएगी। त्रिज्या अगर 63 है तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी भई? हालाँकि इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, गुणा भाग करके एकदम आंसर ला दूँगा, लेकिन फिर इसमें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या-क्या है, तो ठीक है, समझना ज़रूरी होता है इस चीज़ को। फिर उसके बाद चाहें आप किसी भी तरह से कर लो, लेकिन एक बार समझना ज़रूरी होता है इसको। तो यहाँ पर 63 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, परिधि कितनी हो जाएगी? परिधि हो जाएगी 2 पाई r। परिधि 2 पाई r ही तो होती है इसकी, यानी कि जो होता है पूरा गोल चक्कर एक। फिर ये कितनी हो जाएगी? r की जगह रख देंगे, यानी कि 2 गुणा 22/7 और गुणा 63। 7 नम 63, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36 और 3 39, ठीक है? यानी इसके 396 सेंटीमीटर की इसकी परिधि है। 396 सेंटीमीटर की इसकी परिधि है, यानी कि एक चक्कर में जो है वो एक चक्कर जो लगाएगा वो इतनी दूरी तय करेगा 396 सेंटीमीटर की। हालाँकि एक साइकिल चालक को 72 किलोमीटर प्रति की चाल से गंतव्य तक पहुँचने में 16 से ही 1/2 मिनट लगते हैं। तो उसने कितनी दूरी तय करी है भई ये? ये कितनी दूरी तय करी होगी उसने? तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा तो यहाँ पर ही है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पर और गुणा उसने इतने मिनट में तय की है वो। 16 दूनी 32 और 1 33। 33/2 मिनट में उसने दूरी तय की है। अगर मैं इसको घंटे में बदलूँगा, घंटे में बदलने के लिए 1/60 मुझे करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ से किलोमीटर आ जाएगा भई यहाँ से निकल के। इसको मैं अगर काटता हूँ तो ये आ जाएगा 36 बार जाएगा और 6 छंग 36 आ जाएगा और यहाँ पर इसको मैं गुणा करता हूँ 6 तिया 18 और 6 तिया 18 एक 19 और एक 10 नीचे भी, यानी कि 19.8 किलोमीटर की उसने दूरी तय की है किसी ने, साइकिल वाले ने। ठीक? एक चक्कर में 396 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 19.8 किलोमीटर में कितने चक्कर लगाएगा वो? ठीक है? यही यही हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लो या सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मैं इसको सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 19,800 किलोमीटर की दूरी तय, मीटर की दूरी तय हो जाएगी भई, मीटर की, और मुझे सेंटीमीटर बनाना तो 2 सिफ़र और लगा दूँगा। तो इतने सेंटीमीटर की उसने दूरी तय की है। ठीक है? और एक एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है वो? 396 सेंटीमीटर की। ठीक है? तो उसने कितने चक्कर लगाए होंगे? भाग कर देंगे 396 से। ठीक है? 396 से भाग कर देंगे, और इसने इतने चक्कर लगाए होंगे उसने। 198 से 2 बार जाएगा, 2 से काट 10,000 आ जाएगा, 2 से काटूँगा 5,000 आ जाएगा, यानी कि उसने 5,000 चक्कर लगाए हैं। ठीक है? उसने 5,000 चक्कर लगाए हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा भई, इस तरह से कर लेंगे। हालाँकि मैं इसको आमने-सामने रख कर के काट-पीट लेकर के कर देता, समझ में नहीं आता। ठीक है? समझना ज़रूरी होता है इस तरह के सवालों को। अगला क्वेश्चन, क्योंकि सवाल जो है कई तरह से घूम-फिर के आ सकता है, तो अगर हमारे पास समझ होगी तो ही हम इस सवाल का सही से आंसर ला पाएँगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना है। राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सवाल बार-बार आ रहा है और इस सवाल को मैं एक ही मेथड से करा रहा हूँ। उसका कारण क्या है कि जो मेथड से मैं करा रहा हूँ ना, वो मेथड ऐसी है, वो चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में 99% जगह आपको धोखा नहीं देगी। मैं इसको ऐसे तरीके से भी करा सकता हूँ कि केवल इतने में आंसर ला सकता हूँ, इतने में। ठीक है? इतने में आंसर ला सकता हूँ इसका, लेकिन मैं इसको क्यों नहीं बता रहा हूँ, वो मैं तरीका क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि वो तरीका हर जगह काम नहीं आएगा। हमें तरीका, चाहे हमें 1 से 2 सेकंड फालतू लग जाए या 10 सेकंड फालतू लग जाए, लेकिन हमें तरीका वो अपनाना चाहिए जो बाकी जगह भी हमारा उसी तरह से काम करे। ठीक है? इसीलिए मैं उस तरीके को बार-बार बताता हूँ, हालाँकि इसको भी मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है भई, बात समझ में आ गई? देखो, जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसको देखो इस तरह से कर सकता हूँ कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पर अंतर दिया हुआ है। 10% की दर है, 2 वर्षों के हिसाब से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? अगर राशि ₹100 की है, तो उसमें साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2 वर्षों में? ₹20 हो जाएगा, ठीक है? 20% 10% के हिसाब से। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 10% की हम सक्सेसिव लगा देंगे, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा वो, ठीक है? 21 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है भई? यहाँ पर डिफरेंस है 1 का। 1 का मान कितना है भई? 1 का मान दिया हुआ है यहाँ पर 407। 1 का मान 407 दिया हुआ है, तो धनराशि कितनी हो जाएगी? 100, इसमें से गुणा कर देंगे, ये धनराशि आ जाएगी निकल कर। मैंने बताया कि मैं इसको केवल इतने में कर सकता हूँ, ठीक है? मैं इस तरीके को क्यों नहीं बताता हूँ, मैं इस तरीके को मैंने इतने प्रैक्टिस सेट करा दिए, लेकिन मैं तरीका एक ही बताता हूँ। वो तरीका मैं इसलिए बताता हूँ कि बच्चों को कहीं भी धोखा नहीं देगा।
वो बहुत सी जगह यूज़ होगा और हेल्पफुल रहेगा वो तरीका, ठीक है? ये फिर उसके बाद मैंने अगर वो तरीके को अच्छे से पकड़ लिया तो फिर ये चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसान लगने लगेगा। लेकिन ये तरीका हर जगह काम नहीं देगा ये। हर जगह काम नहीं देगा तो मैं उसी चीज़ को कह रहा हूँ कि तरीका वो अपनाना चाहिए जो हर जगह काम दे, ठीक है? तो हम देखो किस तरह से करते हैं। भई ₹100 की यहाँ पर 10% है और यहाँ पर जो वर्ष दिए हैं 2 दिए हुए हैं। यानी कि 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10 हो जाएगी भई। 1/10 तो मैं मान लूँ कि धनराशि जो है वो ₹100 की है। ₹100 की धनराशि 1/10 से मुझे गुणा करनी है। 10 से इसकी भाग करूँगा यहाँ पर 10 आएगा, गुणा करूँगा 2 से क्योंकि 10 तो परसेंट का जो ब्याज होता है 2:1 के अनुपात में होता है, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा 20, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। इसकी मैं एक बार और करूँगा यहाँ से, इसको इससे काटूँगा एक बार, मतलब गुणा करूँगा यहाँ पर तो ये 1 ही आएगा और 1 से गुणा करूँ तो मेरे पास यहाँ पर 1 आएगा। ये जो होता है ना, जो पहली लाइन को छोड़ने के बाद होता है, यही हमारा ब्याज होता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। ऊपर वाला जो होता है, ये ऊपर वाला ये साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है, ठीक है? सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ऊपर वाला जो होता है, ठीक है? और तो टोटल मिल करके ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक? ऊपर वाला जो होता है 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज होता है ऊपर वाला, ठीक है भई? तो यहाँ पर ये जो होता है नीचे वाला, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। यानी कि 1 का मान क्या दिया हुआ है? 1 का मान 407 दिया हुआ है यहाँ पर। 1 का मान 407 दिया है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ये भी इतने में ही हो गया, वो भी इतने में ही हो रहा था, लेकिन मैं इस तरीकों को इसलिए ज़्यादा बताता हूँ कि ये हर जगह काम देगा, ठीक है? आप देखना अगर भारी-भारी सवाल आएँगे, इससे मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ इनको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यदि 45 और 55 के महत्तम समापवर्तक और इस तरह से रूप में व्यक्त किया है तो m का मान बताना है। 45 और 55, फिर 45 है और 55 है, इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। यहाँ पर देख पा रहा हूँ दोनों में 5 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन इसमें है नहीं, यानी कि इनका महत्तम समापवर्तक 5 हो जाएगा, ठीक है भई? 5 को कैसे लिखा जाता है? 5 को लिखा जाता है 55 गुणा 5 और बराबर और प्लस का 45 m लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है? ये लिखा जाता। यहाँ से मैं क्या करूँगा, सब में 5 कॉमन है यहाँ पर, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से m का मान निकालना है। यहाँ से m का मान निकालना, 5 कॉमन यानी कि 5 से गुणा कर दूँगा सब में, यहाँ पर 1 बचेगा भई, यहाँ पर 55 बचेगा और यहाँ पर 5 दूनी 45 9 m बचेगा। 55 इधर आगे घटेगा तो माइनस का कितना आएगा? माइनस का 54 आ जाएगा और बराबर यहाँ पर 9 m आ जाएगा। m का मान कितना आ जाएगा भई? m का मान माइनस का 6 आ जाएगा। m का मान माइनस का 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा भई। कोई दिक्कत सवाल करने में इसमें? आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये इस तरह से दिया हुआ है, इसके 155 पदों का योगफल बताना है। तो एसएन पदों का योगफल क्या होता है? एसएन पदों का योगफल होता है एसएन बराबर n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 और d, ठीक है? ये होता है इसका पदों का योगफल। अगर अंतिम पद और प्रथम पद दे रखा हो तब इसका योगफल हो जाएगा n/2 a प्लस l, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल। ये 2 फॉर्मूले होते हैं इसके, ठीक है? ये याद करने की ज़रूरत होते हैं, इनसे ही ये सवाल फॉर्मूले से ही बनते हैं, ठीक है? 255, 264, 273 ये दिया हुआ है इस तरह से, यानी कि यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 5, 4, 9, यानी कि जो डी का मान है ना यहाँ पर, डिफरेंस जो है वो 9 का है और ए का मान यहाँ पर 255 है, तो वो इसमें रख देना है यहाँ पर। एन की जगह कितना है? 155 पद हो गए ऊपर, 155/2 रखूँगा यहाँ पर, उसके बाद 2 गुणा यहाँ पर कितना आएगा? 255 आएगा। इसके बाद प्लस का n माइनस का 1 यानी कि n का मान कितना है? 155 यानी कि 154 आ जाएगा और गुणा d का मान कितना है यहाँ पर? 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। यहाँ पर 2 से गुणा कर दूँगा पूरी उसमें, क्योंकि 2 इसमें कॉमन है यहाँ पर। यानी कि 155 और ये आएगा यहाँ पर 255 और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 गुणा 9 आ जाएगा यहाँ पर। अब कुल मिलाकर के इन दोनों की गुणा करके इसको जोड़ना है और 155 से गुणा करनी है। ये कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी इसमें, ठीक है? लास्ट में सब में देखो यूनिट डिजिट भी सेम है इसमें, तो ये गुणा तो करनी ही पड़ेगी, वरना यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। ये कुल मिला के कैलकुलेशन इसलिए दी हुई है कि ताकि प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पर, ठीक है? तो ये आप करके देखिए कितना यहाँ पर आ रहा है इतना। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ करके 155 की गुणा करनी है, ठीक है? इतना तो कर सकते हैं भई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। 15 घंटे में पूरी यात्रा तय करता है भैया बनी हुआ, 15 घंटे में, ठीक है? आगे बोला है कि वह आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी बतानी है कितनी है यहाँ पर। अच्छा सवाल है ये। ठीक है भाई, मैंने क्या बता रखा है? मैंने इस वाले सवाल के लिए 2 तरीके बता रखे हैं, जिसमें से एक तरीका मैंने ये बता रखा है कि देखो, अगर क्या कहते हैं, अगर सेम चाल यहाँ पर आधी-आधी दूरी तय तय करवा रहा है वो, आधी दूरी यहाँ पर, आधी दूरी यहाँ पर। यानी कि जैसे अगर मान लिया मैंने कहा कि अगर दूरी 100 किलोमीटर की है, 100 किलोमीटर की दूरी है तो 50 किलोमीटर की यहाँ पर हो रही है और 50 किलोमीटर की यहाँ तय हो रही है। यानी कि दोनों दूरियों में
स्पीड है, अलग-अलग है, लेकिन दूरी दोनों के लिए समान है। अगर दूरी समान है, तो फिर मैंने क्या बता रखा है, दूरी अगर समान है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं दोनों चाल की गुणा। ऊपर लिखते हैं दोनों चाल की गुणा। अब यहाँ पर टोटल टाइम लग रहा है, यहाँ पर टोटल टाइम लग रहा है, तो नीचे लिखेंगे इनका योग। टोटल इनके नीचे रखेंगे इनका योग कितना हो जाएगा, 8 7 15 का 5, और 5 7 12, 12 और 1 13, 135 आ रहा है कभी, 8 7 15 का 5 और 5 7 ठीक है 135 आ रहा है, और गुणा रखेंगे टाइम यानी कि 15। यही सोल्व करना। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर 15 घंटे टोटल ना दे करके ये बोला जाता है कि इतनी दूरी तय करता है, इतनी उसमें इतने घंटे अधिक लगते हैं या इतने घंटे कम लगते हैं, तब नीचे जो है केवल हमें डिफरेंस रखना है, करना इसी तरह से है। इतना मैंने बताया हुआ है हर जगह, इस सवाल में मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। 15 नंबर 135 आ जाएगा भाई, 15 नंबर 135 होता है, ठीक है। 9 आ जाएगा नीचे, 9 से इसमें से कट रहा है क्या कहीं से, 3 से कट जाएगा, 3 दिया 9, 3 एकम 3, 3 नम 27, और कुछ कट रहा है क्या भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 से 1 कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, ये भी कट रहा है, ठीक है भाई। 19 के 26 की गुणा करनी है, देखो कितना आसान हो गया यहाँ पर। 19 के 26 की अगर मैं गुणा करता हूँ तो 6 की गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 19 छक्का कितने होते हैं, 6 नम 54 और 6 एकम 6 5 11, यानी कि 19 छक्का 114 हो जाएंगे। हाथ से लगेंगे 11, और 19 दूनी 38, 38 और 11 होते हैं 49, ठीक है भाई। 494 किलोमीटर की जो दूरी है वो आधी दूरी, यानी कि आधी दूरी तय कर रहा है वो। ये आधी दूरी जो है 494 किलोमीटर की, आधी दूरी इसके लिए, आधी दूरी इसके लिए, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। 18 का 8 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 चौक 8 पे 988 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह रहा है कि एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। भाई इसका जो प्रिज्म है, प्रिज्म का जो आधार है वो क्या दे रखा है, ये समबाहु त्रिभुज दे रखा है, जिसकी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर की है यहाँ पर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की। पास पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि जो दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, उसका मान दे रखा है एलएसए का 120 सेंटीमीटर का यहाँ पर, ठीक है। प्रिज्म का आयतन बताना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा। भाई मैंने इसके तीनों प्रिज्म के भी और पिरामिड के भी सभी के फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं अभी मैंने, ठीक है। तो प्रिज्म का जो पास पृष्ठ यानी कि एलएसए होता है, एलएसए कितना होता है इसका भाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होता है। आधार का परिमाप कितना है भाई, आधार का परिमाप हो जाएगा 4 तिया 12, 12 गुणा एच आ जाएगा, एच यानी कि किसके बराबर, 120 के। यानी कि हाइट कितनी है, हाइट 10 सेंटीमीटर की है। हमें वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी कि इसको मैं बी लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट होता है, ठीक है भाई। ये मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं इसके, ठीक है। और एक और होता है, एक होता है टीएसए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है अभी प्रिज्म का, टोटल सरफेस एरिया होता है, इसका हो जाएगा 2b, क्योंकि इसकी 2 सरफेस होती हैं इसकी, ठीक है। प्रिज्म इस तरह से बनता है बच्चे, इस तरह से प्रिज्म बनता है, ये इस तरह से बनेगा। यहाँ पर इसकी प्रिज्म की जो होती हैं, इसकी 2 सरफेस होती हैं यहाँ पर ये, ठीक है। इस तरह से बना देंगे भाई, ये इस तरह से बनता है फिर। अब दिख रहा है, ठीक है, एक सरफेस ये वाली हो गई, एक सरफेस नीचे वाली हो गई, इसलिए सरफेस जो होता है इसका क्षेत्रफल डबल रखते हैं यहाँ पर, और प्लस में एलएसए कर देंगे। एलएसए यानी कि यही, यानी कि आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, एलएसए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है भाई। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने सब बताए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। अब इसको याद रखेंगे, कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि इस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4√3 हो जाएगा अब इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 4√3 हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4√3, और गुणा एच का मान कितना है 10, यानी कि 40√3। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, 40√3 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत करने में, कर लेंगे इस सवाल को अब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्भय को 17% की हानि होती है। यानी कि मूल विक्रय मूल्य पर, यानी कि जो इसका ओल्ड, यानी कि इसको मैं लिखता हूँ ओल्ड एसपी, ठीक है। ओल्ड एसपी था वो क्या था, 10 रुपये था। अब इसने क्या किया, इसका नया एसपी आ गया। नया एसपी कितना है भाई, नया एसपी कितना है, 4 रुपये का है। ये बात समझ में, यानी कि पहले उसको 10 रुपये में बेचा करता था, अब उसको 4 रुपये में बेच दिया। यानी कि जो पहला उसका मूल्य था वो 10 रुपये था, अब उसका नया मूल्य 4 रुपये है। इस स्थिति में क्या हुआ कि उसको 17% की हानि हो गई। 17% की हानि का मतलब है, 17% की हानि का मतलब है 17, अगर 100 में से 17 जाएगा तो कितना, यानी कि 100 में से 17 जाएगा तो 83 बचेगा, यानी कि 83 रुपये में
बेच रहा है वो। 4 का मान 83 के बराबर है। यानी कि 100 रुपए की अगर कोई चीज़ है, 100 रुपए की कीमत की कोई चीज़ है तो 83 रुपए में बेच रहा है वो। ठीक है भई? तो उसको यहाँ पर जब तो 17% की हानि हो रही है, यानी कि 4 का मान 83 के बराबर है और 4 का मान 83 के बराबर आगे बोला यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है। मूल विक्रय मूल्य क्या है भाई? 10 रुपए है। ठीक है? इसका 88% यानी कि 8.8 बेचता है, यानी कि 8.8 पर बेचे। 88% का मैं निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पर 88% का मतलब कितना होता है? 88% का मतलब होता है 8.8। 88% का मतलब आ जाएगा 10 का निकालूंगा भाई, 10 है यहाँ पर, इसका मैं 88% निकालूंगा। ठीक है? तो दो एक सिफर तो कट जाएगा तो 8.8 बचेगा, यानी कि 8.8 पर बेचता है। तो 4 का मान 83 है तो 8.8 का मान कितना हो जाएगा? 4 का मान कितना है भाई? 83। तो 8.8 का मान कितना हो जाएगा? 8.8 का मान हो जाएगा 83 बटे यहाँ पर बटे में आ जाएगा 4। बटे में 4 आ जाएगा, 4 से इसको गुणा करूंगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 83 की और मुझे 2.2 की गुणा करनी पड़ेगी। कुल मिला के मुझे 22 की गुणा करनी पड़ेगी और एक पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पर। 83 दूनी 146, यही होते हैं क्या भाई? 146, 8 दूनी 16, ठीक है? 83 दूनी 146, हासिल बची 14, फिर से 43 दूनी 146 हो जाएंगे। 146 और 14 कितने हो जाएंगे भाई? 43, ओ सॉरी, 83 दूनी 146 नहीं होते हैं भाई, 43 दूनी होते हैं 43 दूनी होते हैं 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, यानी कि 166, सॉरी 166 होते हैं। ठीक है? 83 दूनी 166 का 6 आ जाएगा, हासिल लेंगे 16 यहाँ पर, और 83 दूनी फिर से 166 और उसमें 16 जोड़ूंगा तो यहाँ पर 6 8 12, 6 1 7, यानी कि 182 आ जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा 182 और पॉइंट लगेगा मेरा यहाँ पर, क्योंकि एक पॉइंट ये भी है यहाँ पे, यानी कि वो 182.8 रुपए में बेच रहा है। ठीक है? 182.8 में बेच रहा है। पहले उसको 100 रुपए में खरीदा था, उसको 82.6% का लाभ हो गया है। ठीक है? 82.6% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत भी कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि इंडिया शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमचय किया जा सकता है ताकि प्रत्येक शब्द में स्वर विषम स्थानों को ग्रहण करें। यहाँ पर इंडिया शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमचय किया जा सकता है भाई? यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया में कितने वर्ड है भाई? इन इंडिया 5 वर्ड है, तो 5 तरीके से लिखा जा सकता है भाई। ये 5 स्थान हमने बना दिए इसके। ठीक है? 5 स्थान बन गए। बोला है कि ताकि प्रत्येक स्वर में प्रत्येक शब्द में स्वर विषम स्थान पर रहे, यानी कि विषम स्थान, यानी कि यहाँ पर स्वर रहेगा। स्वर कितने? यानी कि 1 2 3, 3 इसमें क्या है? वोवेल है। 3 वोवेल, अगर मैंने पहला वोवेल यहाँ पर भाई, पहले उसमें 3 तरह से बैठ सकते हैं। इस वाले में जो वोवेल है 3 तरह से बैठ आ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आएगा व्यंजन, तो यहाँ पर वोवेल आएगा, यानी कि एक तरह से यहाँ बैठ जाएगा, तो फिर यहाँ 2 तरीके से बैठ सकते हैं भाई। यहाँ पर भी कौन आएगा? वो व्यंजन आएगा, यानी कॉन्सोनेंट आएगा, और यहाँ पर बचा एक तरीके से बैठ जाएगा। ये तरीके हो गए। बचे क्या यहाँ पर? व्यंजन बचे यहाँ पर। व्यंजन कितने हैं? 2। एक यहाँ पर बैठ जाएगा, यानी कि दोनों को जो है 2 बचे, यहाँ पर 2 तरीके से बैठ सकते हैं। बचा उसका भी एक स्थान, वो यहाँ पर एक तरीके से बैठ जाएगा। ये बात समझ में आ गई भाई? मैं इसको दोबारा से बता रहा हूँ एक बार। ठीक है? इसको दोबारा से बता रहा हूँ। यहाँ पर वोवेल है 3। पहले स्थान पर 3 तरह से बैठ सकते हैं। ठीक है? 3 तरह से बैठ सकते हैं, यानी कि 3 में, यानी आई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है और ये वाला आई भी आ सकता है। हालाँकि आई 2 बार रिपीट हुआ है, उसको भी देखेंगे। ठीक है? अब एक बार यहाँ पर बैठ जाएगा तो अगला स्थान उसका ये वाला रहेगा वोवेल का। इसका मतलब 3 में से एक बार यहाँ बैठ गया, बचे 2, तो 2 यहाँ पर बैठ गए, यानी कि आई अगर यहाँ पर बैठ गया तो अगले में ए या आई 2 तरह से बैठ सकता है। उसी तरह से 2 दूसरा यहाँ बैठ जाएगा, तीसरा जो यहाँ पर एक तरीके से बैठ सकता है। बात समझ में आ गई? बचे कौन से? यहाँ पर एन और डी। एन और डी यहाँ पर बैठ सकते हैं 2 तरीके से। ठीक है? एन या डी यहाँ पर बैठ जाएगा तो फिर एक तरीका यहाँ रह जाएगा उसको बैठाने का। टोटल तरीके ये हो जाएंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तरीके तो ये हो गए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आई रिपीट हुआ है, आई रिपीट हुआ है 2 बार। 2 बार रिपीट तो उसको फैक्टोरियल 2 लिखेंगे अगर ये रिपीट हुआ है तो। 3 बार रिपीट होता तो फैक्टोरियल 3 लिखते, इस तरह से कोई होता तो भैया आज आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, तो 12 बटे 2 आ जाएगा, 2 छंग 12। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई? इतने तरीकों से क्रमचय किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 65 पुरुषों के एक समूह की आयु का औसत 32 वर्ष है। 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की आयु का औसत 34 वर्ष है। तो बाद में शामिल हुए पता नहीं कितनी होगी भाई? यहाँ पर 65 की जो औसत आयु कितनी है भाई? औसत एवरेज कितना है इनका? 32 वर्ष है। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी इनकी? 65 गुणा 32। ठीक, 65 गुणा 32 आ जाएगी। आगे बोला यदि 5 पुरुष समूह में शामिल हो जाते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 हो जाती है।
70 पुरुष है कि इनकी औसत आयु कितनी है 34 है। 70 पुरुषों की 34 है तो मैं इसको 70 गुणा 34 लिख सकता हूँ भाई। 70 गुणा 34 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये 70 पुरुषों की है, ये 65 पुरुषों की है। मुझे पाँच पुरुषों की चाहिए ना, 5 पुरुषों का योग इसमें से इनकी गुणा करके निकाल दूंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, गुणा करके निकाल दूंगा। लेकिन अगर एक तरीका तो होता है गुणा करके दोनों को घटा दो, दूसरा तरीका होता है कॉमन। कॉमन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि यहाँ से में 10 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है दोनों में पहली तरफ। तो यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि 10 कॉमन यहाँ पर आ रहा है। 5 यहाँ से आ रहा है तो 14 पंजे 70 आ जाएगा और 17 दूनी 34 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ 13 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर 16 बचा। इतना तो कर लेंगे भाई। यहाँ से कॉमन तो और भी आ रहा है खैर, ठीक है, लेकिन इसमें चलो निकाल सकते हैं यहाँ पर हम कॉमन। 2 से बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो 5 दूनी 10 दूनी 20 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर बचा 7। 17 सत्ते 119 आ जाएगा भाई। 17 सत्ते 119 और यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 13 अट्ठे 104 आ जाएगा। 13 अट्ठे 104 आ जाएगा। कितना बचा भाई यहाँ पर? यहाँ पर बचा मेरे पास 15। 15 बचा, 15 दूनी 300, यानी कि 300 इन टोटल बच्चों का योग आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर गुणा करके घटाऊंगा तो 300 इनका आ जाएगा। गुणा करके भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों में बराबर समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 300 इन बच्चों का योग आ जाएगा। बच्चे कितने हैं यहाँ पर? टोटल 5 है, तो इनका आ जाएगा 60 वर्ष। 60 वर्ष जो है इनकी औसत आयु आ जाएगी। एक तरीका तो यह है, इस तरह से कर लेंगे। दूसरा तरीका है इसका डेविएशन का। ठीक है, डेविएशन से कैसे करेंगे भाई? 65 पुरुष है यहाँ पर, 65 पुरुष हैं और यहाँ पर उनकी जो औसत आयु कितनी है? 32 वर्ष है। इसके अलावा फिर 5 पुरुष शामिल हो जाते हैं तो 70 पुरुष हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी औसत आयु कितनी है? 34 वर्ष है। ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पर जो 5 पुरुष हैं यहाँ पर बचे हुए, यानी कि 5 जो बचेंगे पुरुष जो शामिल हुए थे, इनका औसत आयु मान लूंगा मैं। इनकी औसत आयु 32 वर्ष मान लूंगा औसत आयु। ठीक है, ये 32 से कितना अधिक है? बिल्कुल जीरो है यहाँ पर, तो ये तो जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर ये कितना अधिक है? 2, यानी कि 2 सत्ते 14, ये 140 अधिक है। ये 140 अधिक है डेविएशन से। कितने पर? 5 पुरुषों पर। 5 से इसको भाग करूंगा, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, यानी कि ये मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसमें जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 8 और 2 10 और 3 2 5 और 1 6, यानी कि इनका जो औसत आयु है वो 60 वर्ष की है। तो इस तरह से कर सकते हैं इसको। पर एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक छूट स्कीम 5 पानी की बोतलें खरीदें और 1 बोतल मुफ्त पाएं। मुरलीधर द्वारा दी गई प्रभावी छूट कितनी होगी? प्रभावी छूट कितनी होगी भाई? पिछले प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन था। 1 बोतल है 5 पानी की, यानी कि 5 पानी की बोतल खरीदने पर 1 बोतल, यानी कि 1 बोतल पर 1 बोतल की छूट दी जा रही है टोटल 6 खरीदने पर। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 16.666 इस तरह से होता है इसका, यानी कि यहाँ पर गुणा 100 करूंगा तो यहाँ पर मैं इसको 50/3 में लिख सकता हूँ भाई। 50/3 यानी इसको काटूंगा 16.66 इस तरह से होता चला जाएगा आगे को, लेकिन हम इसको 16.67 लिखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, दो संकेंद्रीय, और लिखते क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जैसे ये 6 और 6 के बाद यानी कि जो दूसरी संख्या है ना, अगर ये 5 से अधिक है तो फिर हम इसको 1 बढ़ा करके लिख देते हैं, 5 से अधिक होती है तो। अब इससे बाहरी वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। बाहरी वृत्त की त्रिज्या को मैं r मान लूंगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, हालांकि इसके डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा है ये बड़ा है, इस तरह से ये डायग्राम बनते हैं इसके, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर खैर इसमें। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है r अबर 25 सेंटीमीटर। आंतरिक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या में r मान लूंगा यहाँ पर, यानी कि आंतरिक वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ये बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग है। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, यानी कि r का मान 25 का वर्ग हो जाएगा अभी। 25 का वर्ग इंटू कितना है? 1/4 भाग है बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल का। ठीक, बाहरी और आंतरिक वृत्त की त्रिज्याओं में क्या अनुपात है, ये इसमें पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर r स्क्वायर का मान आ जाएगा यहाँ पर 25 का वर्ग बटे 4। ठीक है, ये आ जाएगा। r का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? r का मान आ जाएगा यहाँ पर 25/2। ठीक है भाई, इस वाले r का मान आ जाएगा 25/2। ठीक है, क्योंकि इसका जब मैं यहाँ पर रूट लेकर के जाऊंगा तो खत्म हो जाएगा और इसका मान बचेगा 2 यहाँ पर, यानी कि इसका मान 25 है और इसका 25/2 है। तो इनका किसका पूछा है भाई? बाहरी का और आंतरिक का, यानी कि r अनुपात r पूछा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर पहली वाली और ये 25/2 है। यहाँ पर 25 से 25 कट जाएगा, यानी कि 2:1 आ जाएगा। 25 से 25 कट जाएगा तो 2 इधर की तरफ आएगा ये। ठीक है भाई, तो इसका अनुपात आ जाएगा 2:1। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय आरंभ करने का निर्णय लिया। उन्होंने लाभ का 10% एक धर्मार्थ संगठन को दान करने और फिर शेष लाभ को पहले, दूसरे और तीसरे साझेदार के बीच में इस अनुपात में साझा करने का फैसला किया। प्राप्त कुल लाभ 1,80,000। तो पहले साझेदार का हिस्सा बताना है। 3 साझेदार एबीसी मान लेंगे भाई हम।
3 साझेदार एबीसी हैं। उन्होंने उनका लाभ जो है 1, 2, 3 के अनुपात में है। समय में कुछ में दिया हुआ नहीं है कुछ भी, केवल इसमें लाभ का अनुपात दिया हुआ है। इस लाभ इस रूप में वे बाँटते हैं यहाँ पर। टोटल कितना है भाई, ये 1,80,000 रुपए है टोटल। टोटल 2, 2, 4, 1, 5 यानी कि अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर 2, 2, 4, 1, 5, 5 का मान कितना है भाई, 1,80,000 रुपए है। यही दे रखा है पर 10% एक धन माह में दान करने के बाद फिर शेष लाभ को, अच्छा यहाँ पर ये दे रखा है बच्चे, इसमें ये दे रखा इसमें ये दे रखा है, इसमें ये बात यहाँ पर कह दी गई है कि यहाँ पर उन्होंने 10% एक धर्मार्थ संगठन को दान करने पर शेष लाभ को बांटा गया, यानी कि 10% इसमें निकाल दिया गया है। 10% का मान निकाल दिया गया भाई, 100% का मान तो ये है, 10% निकाल दिया गया तो 90% बचा, यानी कि ये 100% का मान क्या है भाई, 100% का मान है यहाँ पर 1,80,000 रुपए। ये 100% का मान है। बांटा कितना गया, 10% तो इन्होंने दान कर दिया, बांटा कितना गया, 90% बांटा गया है इसका। ठीक है, बटे आ जाएगा 100 यहाँ पर, बटे 100 आ जाएगा, यानी कि 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएंगे। यहाँ पर कुल मिला के 3 सिफर फिर भी जाएंगे, यानी कि 18 नम्मा कितने हो जाएंगे, 18 नम्मा 162 होते हैं भाई। 162, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 9 एकम 9, और यहाँ पर आ जाएगा 9 अट्ठे 72, सॉरी 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9, यानी कि ठीक है 162 हो जाएगा। यहाँ पर 3 सिफर फिर भी आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि इस लाभ को बांटा गया है। 10% को दान करने के बाद 1,80,000 में से इतना बचा, इसको बांटा है इस अनुपात में। बोला है कि प्राप्त पहले साझेदार को कितना मिला, पहला साझेदार है 1, इसको 1 मिला है टोटल 5 में से। ठीक है भाई, टोटल 5 में से इतना मिला है। इसको अगर मैं भाग करता हूँ 5 से तो 5 तिया 15 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 32,400, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि 4 वर्ष में 1,46,410 संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वर्षों का ब्याज निकालना पड़ेगा, 10% की दर है यहाँ पर भाई। 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10। ठीक है, 4 साल के लिए पूछा है, यहाँ पर टोटल कितना है 146,410, 146,410 है भाई। ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्शन कितनी है 1/10। सवाल को अगर मैं दोबारा पढ़ूं, ये मैंने गलत कर लिया है, सवाल को मैं दोबारा पढ़ूं। सवाल में पूछा है कि 4 वर्ष में इतना संचित करने के लिए, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये उसका अमाउंट है, यानी कि इसमें धन, मूलधन भी है और ब्याज भी है, ये इसमें बात की गई है। तो मैं इसमें मूलधन नहीं दिया गया है, मूलधन नहीं दिया गया है तो मैं क्या करूंगा, देखो मूलधन नहीं दिया गया है तो इसी 10 को मैं 4 बार गुणा करके मैं इसका मूलधन मान लूंगा कि ये मेरा मूलधन है। यहाँ पर 4 बार मैंने गुणा कर लिया, मेरा मूलधन आ गया, और यहाँ पर 1/10 रखूंगा। 4, 6, 4, 1 के अनुपात में बांटा जाता है 4 साल का। इससे इसकी गुणा करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4,000। 4,000 की 4 की गुणा मैं बाद में करूंगा, पहले इसकी गुणा करता हूँ। यहाँ पर 1,000 आ जाएगा, 1,000 की यहाँ 4 से गुणा करूंगा तो 4,000 आ जाएगा। ठीक है, अभी 4,000 आ गया, फिर से एक बार काटूंगा 100 आ जाएगा यहाँ पर, फिर गुणा करूंगा 600 से 600 आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत। यहाँ पर फिर से एक बार यानी कि 10 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 4 से गुणा करूंगा 40 आ जाएगा यहाँ पर, फिर एक बार और 10 से यहाँ पर गुणा करूंगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर इस वाले 1 से गुणा करूंगा तो 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर के मेरा यहाँ पर कितना बचा भी, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6, यानी कि 46, 41 यहाँ पर आ गया, यानी कि 46, 41 जो है ये ब्याज आ गया। मूलधन कितना था 10,000 रुपए का, यानी कि 14,641 रुपए का क्या है भाई, ये अमाउंट है। जो कितना है, इतना है यहाँ पर, जो अमाउंट इतना है, यानी कि इसका मान किसके बराबर है, 14,64,10 के बराबर है इसका मान। इस चीज को काटूंगा तो एक का मान 10 आ जाएगा, एक का मान अगर 10 आ जाएगा तो इसका मान, यानी कि जो मैंने 10,000 मूलधन माना था वो 1,00,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, इसमें इसकी गुणा कर दूंगा 10 से। ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखो, हालांकि तुम्हें लग रहा हो कि थोड़ा सा ये बड़ा है, मुझे पता है आपको, ये आप यही सोच रहे होगे कि ये बड़ा है भाई। इसका मैं छोटे छोटे तरीके भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं वही, ये तरीके ऐसा होता है, ये तरीका ऐसा है, कहीं धोखा नहीं देगा। देखो, और 2 छोटे और तरीके बता सकता हूँ यहाँ पर। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है, 1/10 होती है भाई, यानी कि 10 रुपए की राशि है वो 11 बन जाएगी। ठीक है, 1 साल में। अब मिश्रधन इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो यहाँ पर 10, दूसरे साल में 11, इस तरह से होकर के ये 4 बार करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इसकी मैं गुणा करूँ तो ये 10,000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर इसकी गुणा करूँगा तो ये कितना आता है, 14,641, यही आया था इसकी 11 कितनी गुणा करने पर। यानी कि इसका मान क्या है, इसका मान ये है, यानी कि एक का मान 10 आ जाएगा, 10 से यहाँ गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं सब जानता हूँ इनको, क्योंकि ये हर जगह काम नहीं आएंगे, बहुत सी जगह ऐसे हो जाएंगे कि तुम कैलकुलेशन में फंसे रह जाओगे, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इनमें। ठीक है, इसलिए मैं उस तरीके को कराता हूँ।
हालाँकि उसमें 1-2 लाइन फालतू हो जाती है, लेकिन वो कहीं धोखा नहीं देगा, मेरी बात मानो, ठीक है? आपकी मर्ज़ी, बाकी बाकी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है? एक तरीका और बता सकता हूँ, छोटा-सा इतना ही और, लेकिन इतना समय नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इस निश्चित कार्य करने के लिए ए बी से 60% अतिरिक्त कुशल है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन होता है इस तरह का ये। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ए बी से 60%, 60% का मतलब क्या होता है? 6/10, ठीक है? 6/10 होता है 60% का, यानी कि 3/5, यानी कि 8/5 हो जाएगा 60% अधिक का मतलब। यानी कि बी की अगर 5 है तो ए की 8 हो जाएगी, ठीक है? बी से अधिक है ना, ये इसकी एफिशिएंसी है यहाँ पर। बी सी से 10% कम कुशल है। बी जो है सी से 10% कम कुशल है, यानी कि बी की 9 हो जाएगी, सी की 10 हो जाएगी। सी की अगर 10 है तो बी की 9 हो जाएगी, क्योंकि बी सी से कम कुशल है यहाँ पर। ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, बी और सी, ये यानी कि दोनों बी बराबर चाहिए, तो इनको बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 9 से गुणा करूँगा और इधर कितने से गुणा करूँगा, इधर 5 से गुणा कर दूँगा, बराबर हो जाएंगे। ये दूसरा तरीका भी है इसका रेशियो बैलेंस करने का, वो सब पर आता है। 9 अट्ठे 72 हो जाएगा यहाँ पर, 9 पंचे 45 हो जाएगा, 5 नम 45 हो जाएगा, 5 दही 50 हो जाएगा। यानी कि इनका जो रेशियो आएगा वो 72, 45 और 50 का आएगा। तीनों की इफिशियंसी का रेशियो ये आएगा यहाँ पर, ठीक है? निकल जाएगा तीनों की इफिशियंसी का रेशियो। आगे बोला सी अकेले काम को 36 घंटे में करता है। सी का काम यहाँ पर है 36 घंटे में कर रहा है, तो 5 छंग 30 और 5 या 15, 5 छंग 30 और 5 तिया 15 और 3 18, यानी कि टोटल काम जो है वो 1800 है। टोटल काम 1800 है। बोला है कि ए और बी ने 5 घंटे तक काम किया। ए ने और बी ने 5 घंटों तक काम किया। 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं भई ये काम कर रहे हैं 5 और 2 7 और 7 4 11, यानी कि 117 घंटे 1 घंटे में काम कर रहे हैं ये। 1 घंटे में इतना काम कर रहे हैं, तो भाई 5 घंटे में कितना काम करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5, 585 इन्होंने काम कर दिया है। बोला है कि शेष कार्य को सी कितने घंटे समय में समाप्त करेगा? 1800 घंटे टोटल था, 1800 टोटल था, 585 इसमें से मैं घटा दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ 17 बचा, यानी कि 1215 टोटल काम बच रहा है, जिसको कौन करेगा? सी करेगा। एफिशिएंसी कितनी है सी की? 50। 50 से इसको भाग करूंगा मैं, ठीक है? 50 से इसको भाग करूंगा, भाग ना करके मैं 2 से यहाँ गुणा करूंगा, 2 से यहाँ गुणा कर दूंगा। उसका कारण यह है कि मेरा नीचे 100 आ जाएगा यहाँ पर, और इसकी गुणा करूंगा तो पॉइंट में बीच में लगा दूंगा बस, ठीक है? इतना करना, दो इसको दुगुना करके, दुगुना कितना हो जाएगा? 2430 हो जाएगा भाई, ठीक है? 2430 हो जाएगा, पॉइंट मेरा लग जाएगा यहाँ पर, यानी कि 24.3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। या इसकी 5 से भाग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत जो है वो सी है यहाँ पर, ठीक है? भाई ए बी सी है यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो औसत है, इनका जो औसत आता है यहाँ पर, ये औसत आएगा 3, और ये कितना है? सी से 2 अधिक है, इस सी से 2 अधिक है यहाँ पर, ठीक है? आगे बोला ए बी सी का औसत कितना है, यानी कि ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा? 48 दूनी 96 हो जाएगा। इतनी बात। आगे बोला डी सी से 10 कम है, यानी कि सी माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा? 10। डी कम है सी से, 10 हो जाएगा। इतनी बात ठीक है भाई। सी और डी का औसत बताना, सी और डी का यहाँ पर। तो इसकी मैं यहाँ इधर गुणा कर दूंगा भाई, यानी कि या ए प्लस बी को मैं यहाँ रख दूंगा 96, यानी कि 96 प्लस सी बटे, यानी 3 इधर आ जाएगा मेरा, 3c प्लस 6 आ जाएगा यहाँ पर, इतना कर सकता हूँ कभी। यानी कि इस ए प्लस बी को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया और 3 से यहाँ की गुणा कर दिया, आ गया यहाँ पर। यानी कि सी इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, यानी कि सी का मान आ जाएगा 45, ठीक है भाई? सी का मान 45 आ गया, सी तो मिल गया मुझे। डी कितना हो जाएगा? डी कितना हो जाएगा? डी 10 हो जाएगा, क्योंकि सी जो है, डी जो है सी से 10 कम है ना, वो सॉरी ये 35 आ जाएगा ना यहाँ पर, 35 आ जाएगा ना, इससे 10 कम है तो 35 आ जाएगा यहाँ पर। ये डी का मान 35 आ जाएगा, सी का मान 45, दोनों का औसत कितना हो जाएगा? दोनों का योग 80 हो जाएगा, औसत 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ए माइनस का बी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, सी बराबर क्या होगा? तो इसका मान होता है भाई, ये डी मॉर्गन लॉ होता है, ए माइनस का आ जाएगा यहाँ पर बी, और यहाँ पर ये जो यूनिवर्सल है यूनियन बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस का सी, ये होता है इसका। इसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, ठीक है? ऑप्शन नंबर पहला ही है क्या भाई? इसमें पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक मोटर बोट जिसकी क्षेत्र जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, डीएस यूएस बी और डब्ल्यू लिखेंगे भाई यहाँ पर। क्षेत्र जल में चाल नाव की कितनी है भाई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 50 की में जाने और वापस आने में 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। धारा की चाल बतानी कितनी होगी?
15 किलोमीटर धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने और वापस आने में, यानी कि जा भी रही है और वापस भी आ रही है, तो उसको 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है भाई, सवाल अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें ये चाल नहीं दे रखी है, तो इसकी चाल हम कैसे मानेंगे भाई? अगर इसकी चाल कैसे होती है? इसकी होती है बी प्लस डब्लू। बी का मान 15 दे रखा, तो 15 प्लस डब्लू कर लूंगा इसको मैं, 15 प्लस डब्लू, और इसको 15 माइनस का डब्लू। ठीक है, ये मान लूंगा यहाँ पर 15 प्लस डब्लू, 15 माइनस डब्लू मान लूंगा इसको मैं। मैंने बताया था कि जब वो आ रही है यानी कि जो यहाँ पर देखें कहाँ गई, 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर की चाल दूरी है यहाँ पर, यानी कि इस दूरी दोनों के लिए बराबर, आने के लिए भी जाने के लिए भी। तो मैंने बताया था अगर दूरी बराबर है आने की भी जाने की भी, तो क्या करते हैं, पहले ऊपर रखते हैं दोनों की गुणा। ठीक है भाई, ऊपर गुणा लिखेंगे दोनों की, नीचे इनके रखेंगे यहाँ पर। इसको क्या लग रहा है, टोटल आने में टोटल समय लगा, तो नीचे जो रखेंगे इनका योग रखेंगे। ठीक है, नीचे इनका योग रखेंगे, अगर इनको इसको टोटल समय लग रहा है तो यहाँ पर योग रखेंगे तो 15 15 30 हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि डब्लू डब्लू कट जाएगा, 15 15 30 बचेगा। इनको समय कितना लग रहा है, 7 घंटे 30 मिनट को क्या लिखते हैं भाई, 7 सही 1/2, यानी कि 7 दूनी 14, 15/2 लिखते हैं। और बराबर कितना है भाई, ये 50 किलोमीटर है। ठीक है, समझ में आ गई भाई ये बात? इस तरह का क्वेश्चन भी शायद इसमें पिछले प्रैक्टिस सेट में हो चुका है। वो हालांकि वो टाइम एंड डिस्टेंस से था, इससे नहीं था वो। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ 15 दूनी 30 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, यानी 4 पंजे 20, यानी कि 15 और प्लस डब्लू, और 15 माइनस डब्लू का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि 200 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने बताया है कि इसका जो मान होता है ना बच्चे, इसका इससे कहीं दुगने से कहीं कम होता है ये। ठीक है, ये दुगने से कहीं कम होता है, तो यहाँ पर मैं कोई ऐसी संख्या रख करके देख लूँगा जो मेरे 5 आ जाए। यहाँ मैं ऑप्शन से करता हूँ, ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो यहाँ पर करने में बहुत आसानी से आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ 5 रख के देखता हूँ तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो 5 आसानी से दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत आसानी से दिख रहा है यहाँ पर। 5 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये 20 हो जाएगा, ये 10 बचेगा, 200 आ रहा है मेरे पास, यानी कि जो इसका डब्लू का मान है ना, तो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतने में इस सवाल को करेंगे, पूरा करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पर मैं इसीलिए करता हूँ ये, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका मान जो है इससे आधे से कुछ कम होता है यहाँ पर। ठीक है, अक्सर ऐसा होता नहीं है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, 90% जगह पर ऐसा होता है ये। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 5। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रम से ये शेषफल बचे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 20 है, 25 है, 35 है और 40 है। ठीक है, इसमें क्रम से कितना शेषफल बचना चाहिए, 14, 19, 29 और 34। इस स्थिति में हमेशा यहाँ पर डिफरेंस बराबर आता है। डिफरेंस बराबर आ जाए, कितना आएगा डिफरेंस, यहाँ पर 6 बच रहा है, यहाँ पर भी 6 बच रहा है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। कुल मिला के मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके एलसीएम में से 6 घटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इनके एलसीएम में से 6 घटाना पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इनका अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो यहाँ पर देखो 7 तो आएगा ही आएगा यहाँ पर एक। ठीक है, 7 आएगा, और यहाँ पर इनका 25 का और 20 का 100 भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, बचत 40, 40 के लिए यहाँ पर 1 2 और आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 1 2 और आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 20 से तो कट जाएगा ये 100, लेकिन यहाँ पर 2 से 2 और चाहिए होगा, तो उसके लिए यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये इसका एलसीएम हो जाएगा। देखो एलसीएम निकालने का भी बहुत शॉर्ट तरीके हैं मेरे पास, इस तरह से निकाल सकते हैं एलसीएम भी। हालाँकि इसमें समय नहीं है ये चीज़ें बताने का, ये प्रैक्टिस की बात होती है। यहाँ पर 2 सत्ते 14, यानी कि 1400 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। 1400 इसका एलसीएम हो गया, 6 घटा दूँगा, 1394 बचेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, 1394 यहाँ पर बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत? अगला सवाल इसमें है कि एक्स और वाई की कुल बचत उनकी एक्स और वाई की कुल बचत उनकी कुल आय की 40% है, उनकी औसत व्यय इतना है, तो एक्स और वाई का कुल वेतन बताना है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स और वाई की कुल बचत उनकी कुल आय की 40% है। एक्स और वाई की कुल बचत उनकी कुल आय की, मैं मान लेता हूँ कि एक्स वाई की जो कुल आय है ना, तो वो 100 रुपये है, एक्स और वाई की मिला करके। उनके कुल बचत उनकी कुल आय का 40% है। इनकी ये आय हो गई इनकम, और इनकी जो बचत है ना, यानी कि जो सेविंग है, तो वो इनकी आय का यानी कि 40% है, 40 हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे बोला उनका औसत व्यय, व्यय कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इनका। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है वो 60 हो जाएगा। बोला है कि इनका औसत व्यय, ये दोनों का योग कितना है, 60 है, तो औसत व्यय कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा भाई दोनों का औसत। औसत 30 है, 30 का मान किसके बराबर है, 21,000 के बराबर है। क्वेश्चन अच्छा है ये,
हालांकि हल्का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। एक का मान 7,000 आ जाएगा भाई, एक का मान 7,000 आ जाएगा। पूछा क्या है, एक्स और वाई का कुल वेतन। कुल वेतन मैंने 100 माना था, यहाँ पर 100 से गुणा कर दूंगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7,000 हो रहा है क्या भाई, यहाँ पर 3 7 अच्छा यहाँ पर 700 हो रहा है, क्योंकि एक सिफर भी है ना यहाँ पर, ये 700 हो रहा है यहाँ पर, एक सिफर सिफर भी कटेगा, यहाँ पर 700 हो जाएगा। एक का मान 700 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं गुणा करूंगा 100 से, इसकी तो ये आ जाएगा मेरे पास 70,000। 70,000 ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। हल्का क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पाइप ए और बी एक टैंक को 10 और 18 घंटे में भर सकते हैं। भाई ए है, ये बढ़ता है 10 घंटे में, बी है, ये बढ़ता है उसको 18 घंटे में, ठीक है भाई। आगे बोला है कि सी एक निकास पाइप है, सी एक निकास पाइप है, ठीक है। तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर 3 घंटे में 3 घंटे में जो है 4/15 भाग भरा जा सकता है, यानी कि ए प्लस बी और सी को अगर मैं एक साथ खोल दूं तो ये 3 घंटे में कितना भाग भरा जा रहा है, 3 घंटे में भरा जा रहा है 4/15, ठीक है। यानी कि ये सॉरी 4/15 भाग भरा जा रहा है, 4/15 भाग भरा जा रहा है यहाँ पर 3 घंटे में। तो यानी कि 15 से 45, 45/4 भाग भर देगा पूरा, ठीक है। हमें पूरे भाग के तो लेना है यहाँ पर, पूरे भाग के तो लेना है, जैसे हमने ऊपर वालों का लिया है यहाँ पर। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान चीजें होती हैं क्योंकि सवाल को पढ़ते जाना है, करते जाना है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम 90 आ जाएगा भी, यानी कि टोटल काम 90, 10 नम 90 आ जाएगा, 18 पंजे 90 आ जाएगा, 45 दूनी 90 और 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ 9 8 9 5 14, यानी कि सी की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो 6 आ जाएगी, ठीक है। सी की 6 आ जाएगी और इनकी यहाँ पर है मौजूद। केवल सी टैंक के एक तिहाई भाग को, एक तिहाई भाग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एक तिहाई भाग इसका एक 30 हो जाएगा भी। और केवल सी कितने समय में खाली कर सकता है, सी अगर टंकी फुल भरी हुई है तो ये 5 घंटे में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस तरह से दिया हुआ होता है, मैंने बताया कि अनुपात समानुपात वाले में लास्ट वाले की और अंदर वाले की गुणा कर देते हैं भाई। वाई स्क्वायर बराबर 81 × 196 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि वाई का मान यहाँ पर 9 × 14 आ जाएगा भाई, वाई का मान ही पूछा है ना, 14 और 9 आ जाएगा, 14 नंबर 126 हो जाएंगे भाई। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन इसी में ही है यहाँ पर, इसका मान बताना है यहाँ पर। इसमें पहले क्या करेंगे, ये 23 की पावर -19 है यहाँ पर, इसको गुणा बना देंगे 1/23 की पावर माइनस का, यहाँ पर 9 आएगा अभी, और यहाँ पर 23 की पावर -6 कर देंगे। अभी सब गुणा में है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये प्लस का है तो ऊपर जाकर के माइनस का हो जाएगा, यानी कि -28 हो जाएगा, 23 की पावर -28 हो जाएगा, और गुणा 23 की पावर -6 है। गुणा में खाते यहाँ पर जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर ये जुड़ेगा 8 से 34 हो जाएगा, यानी कि 23 की पावर -34, ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा अभी इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक बाल्टी 11 12 के अनुपात में तरल पदार्थ ए और बी है, एक बाल्टी में मिश्रण में से 92 लीटर निकाल लिया जाता है और 92 लीटर बी में बी से इसे भर दिया जाता है। अब यह अनुपात 9:10 में बदल जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएसआई में बहुत आए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पर एक बाल्टी में 11 और 12 के अनुपात में तरल ए और बी मिश्रण में है, यानी कि ए और बी बराबर है कितने में, 11 और 12 के अनुपात में यहाँ पर, ठीक है। इसमें से क्या किया गया है, इसमें से सवाल में बोला है कि इसमें से 92 लीटर निकाल लिया जाता है, इस मिश्रण का पूरा 92 लीटर निकाल लिया जाता है, और क्या किया जाता है, 92 लीटर बी भर दिया जाता है, 92 लीटर को बी को भर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये दो बातें यहाँ पर याद करनी होती है, मतलब नोट करनी होती है। तो अनुपात क्या हो जाता है, 9:10 का हो जाता है, अनुपात 9:10 का हो जाता है। ये कब होता है अनुपात, जब बी को भर दिया जाता है, यानी कि ए तो बराबर रहना चाहिए, ए तो उतना ही है, पहले भी इतना ही था ये, तो यानी कि ए को मुझे बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 9 से गुणा करूंगा, यहाँ पर 11 से गुणा करूंगा, ये बराबर हो जाएंगे, दोनों 99 हो जाएंगे। वही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पर 108 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 110 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी को भरा गया था, बी कितना यूनिट भरा गया, 2 यूनिट, यानी कि इस 2 यूनिट का मान कितना है, 92 हो जाएगा, क्योंकि 92 में डाला गया था। एक का मान यहाँ पर 46 हो जाएगा, एक का मान अगर 46 है तो भाई ये अनुपात कब का है, ये अनुपात तब जब का है जब इसमें से 92 लीटर को निकाला जाता है। निकालने के बाद, क्योंकि निकालने के बाद भाई अगर कोई मिश्रण है उसमें से अगर मैं कुछ मिश्रण निकालूंगा तो अनुपात वही रहेगा, ठीक है। तो मेरा इस बात जो मिश्रण है ये निकालने के बाद का है यहाँ पर। तो मैं अगर इसमें 96 से इसकी गुणा करता हूँ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैं अनुपात कोई सा भी ले सकता हूँ, ठीक है। ये अनुपात मैं कोई सा भी ले सकता हूँ, पहले का भी बाद का भी यहाँ पर, क्योंकि दोनों एक ही अनुपात लेते हैं यहाँ पर। सवाल में देखने पूछा क्या, सवाल में पूछा है कि आरंभिक मात्रा, तो मैंने कहा कि आरंभिक मात्रा है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर 46 की और 108 की गुणा करूंगा मैं, 108 की और 46 की गुणा करता हूँ, तो यहाँ पर आसान है इनकी गुणा, 4600 आ जाएगा भैया,
4600 आ जाएगा, और 8 की 8 छंग 48 का 8 आ जाएगा, और 8 चौक 32 और 4 36 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 49 68। इनकी गुणा आ जाएगी 49 68, यानी कि जो प्रारंभ में जो मेरे पास बी था वो 49 68 था, ठीक। लेकिन इसमें से क्या किया गया था, 92 मीटर निकाला गया था। 92 मीटर निकाला गया था भाई, 49 68 में से 92 मीटर निकाला गया था। 49 68 ऑप्शन में नहीं है, खैर ठीक है। हालांकि बच्चे इतने आने का आंसर लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से 92 मीटर जो निकाला गया था उसमें भी तो बी कुछ निकाला गया था, यानी कि 92 लीटर था टोटल। इसमें से भी तो बी निकाला गया था कुछ, लेकिन किस रेशियो में निकलता है, 11-12 के रेशियो में निकलेगा। मैंने बताया स्टार्टिंग में कि भाई निकाला जाएगा तो भी इतने में ही निकलेगा, और बचेगा तो भी इतने ही रेशियो में बचेगा वहां पर। तो 11 और 12 के रेशियो में निकाला गया था, यानी कि 13 का मान किसके बराबर है, 23 का मान किसके बराबर है, 92 का, यानी कि 1 का मान 4 के बराबर है। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 ये बी का हिस्सा है, यानी कि इतना निकाला गया था वही 48 में जोड़ देना है बस। तो प्रारंभ में मात्रा आ जाएगी 8 और 8 16 का 6 आ जाएगा, 6 4 10 का 0, 6 4 10 का, यानी कि यहाँ पर 11 आ जाएगा भाई, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 50, यानी कि 50 16 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और यही इसमें तरीका फॉलो करना होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, किस गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है भाई, योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, बाकी आप करके देख सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन करा दिया है यहाँ पर। इसका ए जो है वो 9/10 आ जाएगा, और आर का मान कितना है भाई, आर का मान यहाँ से अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर 9/100 और गुणा 10/9 है, यानी कि 1/10 हो जाएगा। 1/10 हो जाएगा, यानी कि 9/10 यहाँ पर बचेगा, 9/10 यहाँ पर बचेगा, 10 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25वां है। अच्छा क्वेश्चन है 25वां, ठीक है बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है 25वां। क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 विभिन्न पाठ्यक्रमों ABCDF में विद्यार्थियों का प्रतिशत, उनमें से लड़कियों का प्रतिशत दिया हुआ है, यानी कि टोटल विद्यार्थियों का प्रतिशत है यहाँ पर। यानी कि इधर वाला जो ग्राफ है ना, ये टोटल का है, और ये लड़कियों का है। लड़के कितने हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 1200, लड़कियां कितनी है 800 टोटल। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस पाठ्यक्रम में लड़कों की संख्या न्यूनतम है। किस पाठ्यक्रम में लड़कों की संख्या न्यूनतम है, इस चीज को पढ़ के ही बच्चों ने स्किप कर दिया होगा सवाल ये। ठीक है, पढ़ तो ही स्किप कर दिया होगा इसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, स्किप नहीं करना होता है। मैं इसका आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। आगे से इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप उसी तरह से करना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, स्किप नहीं करना है, आसान हो जाएगा। ठीक है, और देखो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से कहीं ना कहीं समय तो बचेगा ही। ठीक है, तो किस पाठ्यक्रम में लड़कों की संख्या न्यूनतम है। भाई मैंने कहा कि यहाँ पर टोटल है 1200, लड़के कितनी है यहाँ पर 800। इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, लड़कों का यानी कि सब में से एक एक करके, यानी कि अगर मैं ए में आता हूँ, पाठ्यक्रम ए में, तो 1200 का 20% निकालूंगा, फिर यहाँ पर 800 का 30% निकालूंगा, घटा दूंगा, कितने बचेंगे, फिर वो काम सभी में करना पड़ेगा मुझे। तो मुझे सभी में करना नहीं है, मुझे करना सभी में है, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे ये देखना है यहाँ पर। ठीक है भाई, पहली बात यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर टोटल लड़के कितने हैं 1200। ठीक है भाई, बात समझना आराम से मेरी, एक बार समझ लेना, उसके बाद अपने आप करके देखना कि कितना आसान लगेगा। ठीक है भाई, 1200 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि टोटल जो है 1200 है। यहाँ पर एक देख लो, एक बार देख लो, उसके बाद देखना आप अपने आप। तो यहाँ पर पहले जो है क्या है, 20% लड़कियां हैं यहाँ पर। ये 20% ए पाठ्यक्रम में 20% है 1200 बच्चों में से। ठीक है, आगे उसमें से मुझे घटाना पड़ेगा लड़कियों को, तभी मेरे पास लड़के आएंगे। लड़कियां कितनी है 800 है, 800 का कितना है भाई 30%, 30% है यहाँ पर, इसको मैं घटा दूंगा, मेरे पास आ जाएगा। हालांकि अगर मैं देख पा रहा हूँ 12 दूनी 24, 8 तिया 24, यानी कि 0 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब अगर यहाँ पर 0, इसमें लड़के लड़के नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि पाठ्यक्रम में ए में लड़के तो है नहीं। इसका मतलब आंसर मेरा डी हो जाएगा यहाँ पर। आंसर मेरा डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर इस तरह से AFEC, ये इस तरह से होता ना कि ए और डी में, ए और एफ में, ए और इस तरह से होता, तो तब मुझे सब करना पड़ता है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर ए में जो है कोई लड़का नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरे पास आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो हम कैसे करते हैं इसको, ठीक है। और ये अगले क्वेश्चन में भी फायदा देगी ये बात, ठीक है। देखो हम अगर यहाँ पर 0 नहीं आता हम कैसे करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई मेरी। कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कॉमन, यहाँ पर मुझे 800 कॉमन दिखाई दे रहा है भाई। 800 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 800 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, 400 कॉमन आ रहा, सॉरी, ठीक है भाई 400 कॉमन है यहाँ पर। मैं 30 को और 20 को कॉमन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे परसेंट है, परसेंट से ही मुझे काम चलाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे 400 कॉमन लेना है। 400 कॉमन, 4 या 12, 3 गुणा
ये 20% जो है टोटल का परसेंट है, यहाँ पर टोटल टी लिख दूंगा, 2 बाहर चला जाए, यानी कि 4 बाहर चला जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और ये किसका है, लड़कियों का है, लड़कियों का जी परसेंट या टी परसेंट इस तरह से लिख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर बात समझो आप, यहाँ पर ये 400 कॉमन है मेरे पास, और ये 3t और माइनस का 2g बचा है, यानी कि 400 से मुझे सभी में गुणा करनी पड़ेगी, तो 400 का भी कोई काम नहीं रहेगा मेरे पास। ये बात समझ में आ गई, यानी कि मुझे केवल इस पे काम करना है, केवल मुझे इस पे काम करना है। यो जो भी सबसे अधिक या अधिक होगा उसमें अधिक होंगे, जो सबसे कम होगा उसमें सबसे कम होंगे। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पर, देखो अब मैं अगर सबका निकालना पड़ता मुझे कैसे करता मैं यहाँ पर, हालांकि मुझे निकालना नहीं पड़ा, तो यहाँ पर देखो 20% है टोटल का 20% 60 हो जाएगा भाई, और यहाँ पर टोटल लड़कियों का ए में कितना है, यानी कि यहाँ पर भी 60 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बच्चे हैं। यहाँ पर बी में देखता हूँ, बी में अगर मैं टोटल में देखता हूँ तो 15 45 है, ठीक है, बी में देखता हूँ यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितने 25% है 800 का, ठीक है भाई, 25, यानी कि मुझे टोटल 400 का 25% बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया है। तो हालांकि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 25 लड़के ऐसा मान सकते हैं। सी में देखता हूँ, यहाँ पर सी में तो बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5% है, यहाँ पर ये 2% है। डी में देखता हूँ तो यहाँ पर 35% है, यहाँ पर 30% है। तो डी में देखता हूँ तो 35 कितने हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे, 35 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, ठीक है भाई, और माइनस का कितना घटाऊंगा यहाँ पर 90, नहीं नहीं 60 घटाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि इसका 2g करना है। तो यहाँ पर कितने बचेंगे भाई, यहाँ पर बचेंगे 45, ठीक है। ई में कितना है, ई में यहाँ पर यह है 12 है, यानी कि 12 3 36 हो जाएगा, और माइनस का कितना घटाऊंगा यहाँ पर ई में, 14 दूनी 28, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 8, ठीक है। इस तरह से देखो, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से करके देख सकते थे, पूरा पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ पर ये जीरो नहीं आता, कुल मिला के अगर यहाँ तो आसपास में बराबर होते तो तब हमें ऐसा करते। और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जीरो दे दिया तो ऐसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो अगला क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, ठीक है, करना पड़ेगा आगे भी ये, ठीक है। तो मेरी बात याद रखना, ये मुझे करना था यहाँ पर 3t माइनस 2g करना था भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर। देखो मैं कैसे करूंगा आगे, भाई क्वेश्चन आएगा, पाठ्यक्रम सी में कितनी लड़कियां हैं, पाठ्यक्रम सी कौन सा है भाई, सी यहाँ पर है, कितनी लड़कियां, 1200 में से 1200 का 5% कर दूंगा, आंसर जाएगा यहाँ पर 1200 में से कितनी लड़के हैं, टोटल है ना, लड़के लड़के को ये वाला है, इधर वाला लड़कियों का सोच रही है, इधर वाला है, ठीक है। यहाँ पर लड़कियां 800 है टोटल, और सी में कितनी है, 2% है यहाँ पर, 2/100 आ जाएगा, 2 2/16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पाठ्यक्रम डी में लड़कों व लड़कियों का अनुपात कितना है, पाठ्यक्रम डी में लड़कों व लड़कियों का, पाठ्यक्रम डी में लड़कों का अनुपात कितना भाई, पाठ्यक्रम डी इसमें तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डी कितना है, पाठ्यक्रम डी में टोटल, यानी कि टोटल का मुझे कितना निकालना था भाई, यानी कि 400 मेरा कॉमन था, ठीक है, 400 मेरा कॉमन था पाठ्यक्रम डी में, टोटल कितने थे, 3 × 35, ठीक है, और माइनस का लड़के कितने बचेंगे, अगर लड़के निकाल दूंगा, यानी कि 2 × 30, ठीक है। ये आ जाएंगे भाई, लड़कों की संख्या ये आ जाएगी, देखो मैंने जो बताया था वो यहाँ पर काम करेगा, और वो आगे भी काम करेगा यहाँ पर, 3 × 5 = 15, 3 3 और 1 10, यानी कि 2 3 6, यानी कि 45%, यानी कि 400 का 45% हो जाएंगे कितने, लड़के। लड़कियों की संख्या कितनी है भाई डी में लड़कियों की संख्या कितनी है, 30%, यानी कि 800 का 30%, 800 का 30% लड़कियां हैं यहाँ पर। तो इसी का अनुपात ज्ञात करना है यहाँ पर, रेशियो ज्ञात करना है यहाँ पर, तो इसका रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 45 दूनी 90, ठीक है भाई। तो ये कुछ गड़बड़ हो गया है, हाँ तो सही है, गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 400 से कटेगा 2 बार, 2 6 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 45:60 है, 45:60 है, 15 3 45, 15 चौका 60, यानी कि 3 4 के अनुपात में है, तो नंबर ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई, इस तरह से कर लेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसकी मैं 28 और क्वेश्चन नंबर 1 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें समय लगेगा ही लगेगा, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने जब बताया, अगर आपको समझ में आया होगा तो उससे समय बचा सकते हैं। देखो कैसे बचाएंगे यहाँ पर, मेरे पास स्टार्टिंग में क्या बचा था, 400 तो कॉमन था मेरे पास, और 3t माइनस का 2g मेरे पास बचा था, ये बात आपको ध्यान होगी अभी, 3t माइनस का 2g ये क्या होता है भाई, यहाँ से मैंने कॉमन लिया, t क्या था, t टोटल का परसेंट है, g जो है लड़कियों का परसेंट है, ये है इसमें बस। 400 मेरे पास कॉमन था सब में, 400 मेरे पास अगर सब में कॉमन है तो 400 की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे यहाँ पर, क्यों नहीं पड़ेगी, देखो यहाँ पर, यानी कि ए में तो जीरो था भाई, ए में तो जीरो था, यहाँ पर हमने निकाला था, ए तो हमने निकाल लिया था, ए को तो हमने ही निकाल लेंगे, ए में तो जीरो था। बी में देखता हूँ, लड़कों की संख्या जो है ए में जीरो थी, बी में देखता हूँ, बी में क्या है कि, और देखो ए में अगर जीरो थी तो पहले जो पहला क्वेश्चन था तो उसमें ए आंसर आया था, इसका मतलब और किसी भी में जीरो की संख्या नहीं है, तो ए तो होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, ए तो होगा नहीं, और किसी में भी जीरो नहीं है लड़कों की संख्या। बी को देखता हूँ यहाँ पर, बी को, यानी कि 15 × 45, ठीक है, 15 × 45, और यहाँ पर बी में आ जाएगा 10 दूनी 20, यानी कि बी में जो है
कितने हो जाएंगे, 25% हो जाएंगे 400 का। लेकिन हमें केवल ये निकालना है क्योंकि 400 सभी में कॉमन रहेगा। ठीक है, हमें यहाँ से पता लग जाएगा लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, सॉरी लड़कों की संख्या किस किस में बराबर है। अब देखता हूँ मैं सी में यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर 5 है, 3 5 15 आ जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 11 है। डी में देखता हूँ, डी में यहाँ पर 35 या 105 आ जाएगा और माइनस का यहाँ पर डी में 30 दूनी 60 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 45 है, कितने का, 400 का 45%। ई बच रहा है मेरे पास, ई में 12 है यहाँ पर, यानी कि 12 तिया 36 आ जाएगा, यानी कि इसमें रख रहा हूँ मैं ये 12 तिया 36 आ जाएगा और माइनस का 2 गुणा जी, यानी कि यहाँ पर जी का है 2 गुणा जी का लड़कियों का ई का परसेंट है 14, 14 तिया 42, 42 आ जाएगा भाई यहाँ पर, 42 आ जाएगा। यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर 14 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर, 14 दूनी 28, सॉरी 28 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 14 दूनी 28 हो जाएगा। यहाँ पर बचेंगे कितने, 6 में से यानी कि यहाँ पर 8 बचेंगे, 8% 400 का बचा एफ। अब एफ बच रहा है, एफ में देखता हूँ, एफ में कितने हैं, 13, 13 तिया 39 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 2 जी कितनी है हमारे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 आ जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, यहाँ पर यानी कि 11 बच रहा है, यहाँ पर 11 बच रहा है। तो उससे पूछा है कि किस पाठ्यक्रम में लड़कों का जो है वो संख्या समान है, तो केवल मेरे पास मुझे 2 दी गई यहाँ पर, एक तो देखो सी है और एक एफ है, दोनों में 11-11 है, किसका, 400 का 11-11% यानी कि बराबर आएगा, तो सी और एफ इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से करेंगे, अगर देखो सारा सोल्व करना पड़ता तो बहुत लंबा पड़ जाता है। ठीक है, सारा सोल्व नहीं करना है, इसलिए मैंने ये बताया है यहाँ पर। समझ में आ गया होगा ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इसको अच्छे से और अच्छे से समझा सकता हूँ यहाँ पर मैं। पाठ्यक्रम ई में लड़कियों की संख्या पाठ्यक्रम ई में लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इतना कर लिया तो इतना तो आसानी से कर लेंगे, ये क्वेश्चन आप करो, आपके लिए आसान क्वेश्चन है, बढ़िया है। लेकिन दो संख्याओं पी तथा क्यू का महत्तम समापवर्तक व एलसीएम इस तरह से लिखा हुआ है, यानी कि एचसीएफ एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है यहाँ पर, ए पी और संख्याओं का, यानी कि दो संख्याओं हैं उनका एचसीएफ कितना है भाई, एचसीएफ है ए और एलसीएम है यहाँ पर बी, एलसीएम है बी, और संख्याएं कौन सी हैं, पी और क्यू। मैं अगर दोनों की गुणा कर दूं, यानी कि ए और गुणा बी, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा क्या होती है, पी गुणा क्यू, दोनों संख्याओं की गुणनफल आ जाएगा भी। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, इतनी बात। अब आगे बोला है यदि a प्लस बी बराबर इतना है तो ए का घन प्लस बी का घन का मान क्या होगा। इसलिए मैं फॉर्मूले बताता रहता हूँ कि फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। तो यहाँ पर a की घात 3 प्लस b की घात 3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 3ab, यह होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, कब, जब इस तरह से फॉर्म में दिया हुआ, हालांकि दूसरा ही फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन इस फॉर्म में यही फॉर्मूला होगा इसका। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर a प्लस बी का मान क्या है, p प्लस क्यू है। मुझे क्या चाहिए, इसका मान चाहिए, मुझे इसका मान चाहिए, यानी कि a प्लस बी का मान कितना है, p प्लस क्यू आ जाएगा यहाँ पर, p प्लस क्यू आ जाएगा भाई। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं p प्लस क्यू रखूंगा, a प्लस बी की जगह p प्लस क्यू रखूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और माइनस का 3p क्यू रख दूंगा, 3p क्यू रख दूँ तो किसका फॉर्मूला बन रहा है भाई, ये फॉर्मूला बन रहा है p की घात 3 प्लस q की घात 3 का ही फॉर्मूला बन रहा है, जो कि यहाँ बनाता है इसका, वो ये बन जाएगा इसका। तो इसका मतलब आंसर नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यानी कि फॉर्मूले पर डिपेंड है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 किमी प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में तय करता है और कुछ अतिरिक्त दूरी को 6 किलोमीटर की ये चाल से 4 घंटे में तय करता है। तय की गई कुल दूरी की औसत चाल बतानी है, क्या होगी, यानी कि औसत चाल बतानी है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 10 घंटे में कितनी दूरी तय की भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की होगी भाई। आगे बोला है कि कुछ अतिरिक्त दूरी यानी कि 6 किलोमीटर की, जो उसने 6 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की होगी, यानी कि 24 किलोमीटर की दूरी हो गई। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल 44 हो जाएगा यहाँ पर। और टाइम कितना लगा, 2 4 6 घंटे लगा है, यानी कि इसको मैं 22/3 लिख सकता हूँ भाई, 3 सत्ते 21, 1/3 लिख सकता हूँ, यही चाल हो, ये औसत चाल हो जाएगी, यानी कि औसत चाल जो होती है टोटल दूरी बटे टोटल समय होता है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले और एक अन्य ठोस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है मतलब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे, इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है भाई गोले का, पूर्ण गोले का, और अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, पाई से पाई कट जाएगा, इस वाले को मैं आर बड़ा लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दोनों आर हैं, यानी कि इस वाले को मैं, जो बड़ा गोला है उसको मैं यहाँ पर ले लूंगा 4 पाई बड़ा आर ले लूंगा यहाँ पर। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि आर का मान जो आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा यहाँ पर √3/2
इंटू आर। ये बात समझ में आ गई होगी भाई, कैसे रखा मैंने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर से इसका वर्ग कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा और ये √3 बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, इतना तो कर लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पर आर का मान ये आ जाएगा। अब बोला है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आयतन कितने होते हैं? इनका आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3 और इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 3। ये बात समझ में आ गई भाई। भाई यहाँ पर भी 3 से 3 कट रहा है, पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2 आर की घात 3 अनुपात ये आ जाएगा आर की घात 3। इतनी बात समझ में आ गई। आर का मान मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, इसका 2 इंटू आर का मान रखूंगा यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर इंटू आर आ जाएगा और इसकी पावर 3 करूंगा और यहाँ पर आ जाएगा आर की पावर 3। आर की पावर 3 से आर की पावर 3 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यानी कि मेरे पास जो बचेगा 2 इंटू 3√3/2 दूनी 4 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। ये बात आप समझ गए होंगे, 2 से 2 काट दूंगा, यानी कि 3√3 अनुपात 2 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 कैसे हो रहा है भाई ये, यानी कि आ जाए, हाँ सॉरी, यहाँ पर जो होता है ना ये 8 होता है यहाँ पर, ये 8 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 8 आएगा क्योंकि इसका जब मैं घन करूंगा 8 आएगा यहाँ पर, तो 2 चौक 8 यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन इसी में ही है, अगला क्वेश्चन इसी में ही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। भाई 200% लाभ का मतलब है कि अगर कोई वस्तु, जैसे 200% का मतलब होता है 200/100, यानी कि इसका जो वो होगी फ्रैक्शन 2/1 हो जाएगी। मान लिए अगर कोई वस्तु 1 रुपए में बेची गई है और लाभ उस पर 3 रुपए, 1 रुपए में खरीदी गई थी और 2 रुपए के लाभ पर बेची गई है, तो इसका मतलब वो वस्तु 1 रुपए में खरीदी गई थी, 3 रुपए में बेची गई है। ठीक, इसमें किसका बताना है? इसी के बताना था, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। बस समझ में आ गई होगी बात ये। ठीक है, आसान क्वेश्चन है वैसे। 200% का लाभ मतलब कोई 100 रुपए की चीज है तो वो उसको 300 रुपए में बेचा गया है, कुल मिलाकर के यही बात है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मोहन 5,000 की राशि और वरुण 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करता है। ठीक है भाई, मोहन है और वरुण है, ये 2 व्यक्ति है, दोनों अलग अलग राशि निवेश कर रहे हैं। ठीक है, 3 वर्ष के अंत में वरुण को 480 अधिक, यानी कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है यहाँ पर ये, तो मैं मान लूंगा कि वार्षिक ब्याज दर जो है वो आर है। ठीक है, 5,000 दोनों के लिए बराबर है R%, और यहाँ पर ये 3 साल के लिए लगा रहे दोनों। ठीक है, और किसको अधिक मिल रही है भाई? किसको अधिक मिल रही है? मोहन को अधिक मिल रहे हैं यहाँ पर। मोहन को कम मिल रहे हैं वरुण से, ये यहाँ पर दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन है कुल मिलाकर के यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास और यहाँ पर इसके जो ब्याज मिलेगा 9,000 है यहाँ पर इसकी राशि, 9,000 की राशि है और गुणा इसके लिए भी आर होगी और सब में 3 है, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100 माइनस का कितने 480 के बराबर है ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखा जा रहा है तो यहाँ पर कट जाएगा 9 से 27, 270 आर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3×15 150 आर बराबर यहाँ पर आ जाएगा 480। यानी कि यहाँ पर 0 से 0 कट रहा है, 27 में से 15 आ जाएगा, कितना बचेगा भाई? 5 7 12, यानी कि आर का मान आ जाएगा 12 चौक 48, 4% आ जाएगा। ठीक है भाई, 4% ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आसान है, कर लेंगे, किसी भी तरह से कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ए बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रम से इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए करता है 11 में, बी करता है 33 में और सी करता है 48 दिन में। ठीक है भाई, वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं। ए ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। इनका एलसीएम ले लेंगे पहले तो भाई। एलसीएम लेने के लिए मैं सबसे पहले 48 रखूंगा। 48 को मैं 11 से काटने के लिए 11 मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि 11 से भाग करने के लिए इसको यहाँ पर 11 रखना पड़ेगा। 33 से कट जाएगा, 11 33 48 कट जाएगा। ठीक, मेरा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। ये मेरा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी 48, इसकी आ जाएगी 11 33 16 आ जाएगी यहाँ पर और इसकी आ जाएगी 11 यहाँ पर। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी आ गई यहाँ पर। ये बोला है कि लेकिन ए ने 2 दिन बाद एक साथ काम शुरू करते हैं। 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन तक तीनों ने साथ मिलकर काम किया है। 8 से 14 1 15 का 5, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 75 काम किया है इन्होंने और 2 दिन तक मिल करके, यानी कि 150 काम कर दिया भाई। शेष काम निकालना है मुझे। शेष काम कितना है? 11 8 88 और 11 चौक 44, 44 और 8 52, यानी कि 528 टोटल काम है। 528 में से 150 काम हो चुका है। बचा कितना काम यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 378 काम। ठीक है भाई, 378 टोटल काम बच रहा है। अब जो है किसको करना है भाई? शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अगर एक कार्य छोड़ देता, एक कार्य छोड़ देता, बी और सी लगे हुए हैं यहाँ पर, यानी कि ये कितने दिन में करेंगे? इनकी एफिशिएंसी कितनी है? इनकी 27 है। तो यहाँ पर कितने में कर देंगे भाई? 27 कम 27 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ गया। तो यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा ये चला जाएगा यहाँ से
4 7 28, 4 दूनी 8, यानी कि 27 चौका 108 होते हैं भाई। 4 7 28, 4 दूनी 8, ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा अब इसका, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन दे रखा कि 4 सही 3/5 और इस तरह से दिया हुआ है, इनका औसत बताना है कितना होगा। भाई यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं इसको। यहाँ पर 4, इसको इस तरह से करते करते 5 चौक 20 और 3 23/5, इस तरह से कर सबको जोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। या तो ऐसे हो जाएगा, या फिर इसको क्या करेंगे, अलग अलग जोड़ लेंगे इनको। 4 2 6 6 12 12, यहाँ पर आ जाएगा 4 2 6 6 12 और 7 यहाँ पर 19 और 3 यहाँ पर आ जाएगा 19 और 3 22 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको अलग जोड़ेंगे 3 7 10, यानी कि 10, यानी कि तो ये 22 आ जाएगा, ठीक है। 22 तो अलग आ जाएगा, फिर इनको अलग निकाल करके जोड़ लेंगे, इनको अलग जोड़ेंगे निकाल करके, ये जुड़ जाएगा यहाँ पर 3/5 और प्लस का 2/3, 8/9, 7/15 और यहाँ पर आ जाएगा 5/9। इस तरह से इनको अलग जोड़ लेंगे, इनको अलग जोड़ेंगे यहाँ से। ये बात समझ में आ गई होगी। 22 प्लस इसको जोड़ेंगे यहाँ की, यहाँ पर दिखा दे रहा है मुझे 45 इनका एलसीएम है सबका, इनका 45 सबका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर भाई, कोई दिक्कत, यहाँ पर 45 इनका एलसीएम आ जाएगा। 15 यहाँ से 5 से इसको काटूंगा, ये आ जाएगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 यानी कि 9 27 ऊपर आ जाएगा। 15 कम 15, यानी कि यहाँ से काटूंगा 15 से इसको काटूंगा, ये कितना है 2 है यहाँ पर, ठीक है, ये 2 है यहाँ पर। इससे 3 से इसको काटूंगा 15 बार जाएगा और 15 दूनी 30 आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत भाई। 9 पंजे 45, 5 अट्ठे 40 आ जाएगा यहाँ पर। 15 45, 9 27, 7 21 आ जाएगा, सॉरी 15 45, 7 21 और यहाँ पर आ जाएगा 9 पंजे 45, 5 पंजे 25। इन सबको जोड़ दूंगा मैं यहाँ पर 7 और एक 8 5 13 का 3 आ जाएगा। मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आया था 7 और एक 8 और 8 5 13 का 3 आ जाएगा, हासिल लगेगा 1 2 2 4 4 4 8 3 11 11 और 2 13 13 14 143 आ जाएगा। 143 बटे यहाँ पर आ जाएगा 45, ठीक है, कोई समस्या भाई। 143 बटे 45 और 20 यहाँ पर भी है, ठीक है, 22, सॉरी यहाँ पर 22 यहाँ पर भी है, ये 22 यहाँ पर भी है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब इतना करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 45 से इसको काटूंगा तो 45 क्या यहाँ पर 3 बार जा रहा है ये, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 3 पंजे 15 3 चौक 12 और एक आ जाएगा यहाँ पर 3 पंजे 15 3 चौक 12 और एक 13, 135, यानी कि 8 बच रहा है यहाँ पर, यानी कि 25 सही 8 बचे, 8/45 का आंसर होना चाहिए। इसमें औसत पूछा है, ये तो योग आया, ठीक है, निकल गए। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा यहाँ पर आंसर नहीं होगा यहाँ पर, ये ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा यहाँ पर, इसका औसत पूछा है। औसत पूछा तो देखो हमारे पास योग आ गया निकल के, योग हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर। अब योग ये आ गया है तो हमें निकालना औसत, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं यहाँ पर, 5 संख्याएं हैं तो 5 से हमें भाग करना पड़ेगा। 5 से भाग करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, 5 से भाग करने के लिए 5 से ये भी कट जाएगा और 5 से यहाँ पर गुणा हो जाएगी, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, ठीक है भाई, यहाँ पर इसका औसत मैं निकालता हूँ तो औसत मुझे कितनी संख्या है, ये 5 संख्या है। 5 से जब मैं इसको भाग करूंगा यहाँ पर, इसको जब मैं 5 से भाग करूंगा 5 से ये भी कटेगा 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऊपर 8 ही रहेगा और इसमें गुणा हो जाएगी 5 की। 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 5 सही 8/225 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारियों के वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है, उनके वेतन को मूल राशि पर वापस लाने के लिए उसमें कितनी वृद्धि करनी चाहिए। 20% की कमी मतलब 20 पंजे से 5 से 4 कर दी गई। मूल वेतन पर लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 4 से 1 बढ़ाना पड़ेगा। 1 बढ़ाना पड़ेगा, किस में बढ़ाना पड़ेगा, 4 में बढ़ाना पड़ेगा, गुणा आ जाएगा 100, यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर, रूट 25 का मान ये है तो इसका मान बताना है यहाँ पर कितना होगा। भाई मैं अगर देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, इसकी यहाँ पर गुणा करूंगा तो 5 आ जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है, और ये 20 आ जाएगा यहाँ पर और नीचे आ जाएगा 2√5, 2√5 आ जाएगा और ये प्लस का, इसको मैं 5√5 लिख सकता हूँ भाई, ये रूट 125 को 5√5 लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5√5 और माइनस का आ जाएगा 15/2√5, इस तरह से भी लिख सकता हूँ। इसमें इसको गुणा करूंगा यहाँ पर तो ये आ जाएगा 5 से 5 यानी 5 बचेगा, 5 दूनी 10 यानी कि 50 आ जाएगा। 50 माइनस का 15/2√5 आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत भाई, यानी कि यहाँ पर 35 आ जाएगा, 35/2√5 आ जाएगा। इसको मैं रेशनलाइज कर दूंगा, √5 से ऊपर गुणा करूंगा, √5 से नीचे गुणा करूंगा, यानी कि ये आ जाएगा 5 5 5 से, यानी कि 5 बचेगा, 5 सत्ते 35, यानी कि इसका मान आ जाएगा 7 रूट, यानी कि 7√5/2 ये आ जाएगा इसका मान पूरा। √5 का मान कितना दिया हुआ है, 2.236 दिया हुआ है। 2 से भाग करूंगा कितना आएगा, 2 ही कम 2 आ जाएगा ये, अगर मैं इसको 2 से भाग करूंगा यहाँ पर इसको,
तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। इसको मैं गुणा कर दूंगा 7 से, 7 अट्ठे 56, यानी कि इसका आंसर आएगा 7 एकम 7। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 52 ताश की अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से 3 ताश खींच ले जाते हैं, उनमें से प्रत्येक गुलाम होने की प्रायिकता बतानी है, क्या होगी। 52 ताश के गड्डी हैं, ठीक है, उसमें से क्या किया जाता है कि 3 ताश खींच ले जाते हैं, तो टोटल प्रायिकता कितनी होगी भाई इसकी। भाई अगर 3 ताश की गड्डी, टोटल में 52 पत्ते हैं, 3 ताश खींचे जा रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर 52 C3 टोटल हो जाएगी। और इस टोटल में से प्रत्येक के गुलाम होने की क्या संभावना है। 4 टोटल पत्ते होते हैं, जिसमें से 3 खींचे गए हैं, ठीक है, गुलाम के 4 पत्ते होते हैं, तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर। इसको कैसे लिखते हैं, 4 को हम 4 को 3 बार रिवर्स करूंगा, 4 3 और 2, और यहाँ पर 3 को रिवर्स कर दूंगा, 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है इसका फॉर्मूला। 5 52 3 है, यानी कि 52 गुणा 51 गुणा 50 लिखूंगा, ठीक है भाई, और 3 को फिर रिवर्स कर दूंगा यहाँ पर 3, यानी कि ये तो कट जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर कट जाएगा। अब 4 से इसमें से काटूंगा यहाँ पर मैं, तो यह जाएगा 4 से, एक बार 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4 ऊपर 1 है नीचे, यहाँ पर 4 1 बचेगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 बचेगा, और गुणा 3 से काटूंगा 17 आ जाएगा, और एक ये 1 है, यानी 50 रहेगा यहाँ पर, गुणा 50। तो यानी कि 1 के बटे में आएगा आंसर, 1 के बटे में मेरा आंसर जो आएगा 7 तिया 21, 7 तिया 21, यानी कि, और मेरे पास 0 भी है यहाँ पर, अच्छा 2 था तो यहाँ पर 25 आएगा ये, ठीक है, 25 आएगा यहाँ पर। 7 से 21 लाने के लास्ट में 5 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत, मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ, ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन को करने में। इसमें हालांकि थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से गुणा करनी है, फिर इसमें गुणा करनी है, इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा भारी सवाल नहीं है, इस सवाल को कर लेंगे। यहाँ गुणा करनी है इन दोनों में, उधर क्रॉस, और फिर यहाँ पर गुणा करनी है, फिर उसमें से घटाना जोड़ना है, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं।